हम उसको स्टडी करने के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम उससे एक्वायर कर सकते हैं. वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ टेबल इज टू मेक कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन इजियर टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर अभी ये जो उन्होंने ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट में भी उन्होंने यही बताया कि जो इंफॉर्मेशन है, जहां पर बहुत सारे टफ इंफॉर्मेशन को इजी वे में कन्वर्ट करने का एक आसान सा तरीका जो है वो टेबल्स है. द एडवांटेज ऑफ प्रेजेंटिंग टेबल data in a table is that one can see the information at a glance. So बहुत सारी information हम अगर individually study करते हैं तो it will be not that much fruitful. तो instead of एक proper table में अगर उसको arrange कर दिया जाए, proper rows and columns में अगर उसको arrange कर दिया जाए, तो बहुत easily हम उस information को acquire कर सकते हैं, बहुत easily हम उस information को ले सकते हैं. While answering question based on table, carefully read the table title and the column of headings. यहाँ पर जो रोज एंड कॉलम्स है, सबसे पहले तो टेबल का एक टाइटल उन्होंने दिया हुआ होता है, तो वो टेबल का टाइटल आपको स्टडी करना है. देन रोज के टाइटल्स आपको स्टडी करने हैं, कॉलम्स के टाइटल्स आपको स्टडी करने हैं. जो वर्टिकल्स में दिया हुआ है दैट विल बी कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है दैट विल बी रोज. तो रोज एंड कॉलम्स के टाइटल्स आपको रीड करने हैं. इंफॉर्मेशन क्या कंटेन किया हुआ है इस टेबल में, दैट यू हैव टू स्टडी फर्स्ट. The title of table give you a general idea of type and often the purpose of information presented. इससे पहले भी मैंने जब मैंने बताया तो उसमें मैंने यही कहा कि जब आप उसको रीड करते हो, जब आप एक टेबल को देखते हो, तो टेबल को देखने के बाद एक जनरल कंक्लूजन आप ड्रॉ कर लो, आप उसको समझ लो कि भाई इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है, कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट की हुई है, एंड देन मूव फॉर दैट फर्दर थिंग्स. The column heading tell you the specific kind of information given in the column. तो कॉलम वाली जो हेडिंग्स हैं, अभी मैंने बताया रोज एंड कॉलम्स के बारे में, तो कॉलम वाली जो हेडिंग्स है वो आपको स्पेसिफाइड कॉलम्स की इंफॉर्मेशन, वर्टिकली आपको जो देखना है उसकी इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल कर देगा कॉलम्स की हेडिंग में. रोज वाली हेडिंग्स आपको रोज वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर देगा. तो बोथ द टेबल टाइटल, कॉलम एंड रोज हेडिंग आर यूजुअली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो यहाँ पर जो रोज एंड कॉलम्स की जो हेडिंग्स होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दी होती है, वो इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल होती है. तो ये टेबल्स के बारे में था. नाउ ग्राफ्स के बारे में अगर बात की जाए तो ग्राफ्स आर कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन. सो ग्राफ्स जो है वो एक कन्वीनियंट वे है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का. Graphs should be labeled properly to show what part of the graph shows what a value. तो अलग अलग टाइप ऑफ ग्राफ्स जो है वो अलग अलग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर देता है. वैरायटी ऑफ ग्राफ्स है, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स अभी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. तो वो जो वैल्यूज है, वो जो कंटेंट्स उसमें दिए हुए हैं, वो हमको मेनली स्टडी करने हैं. देयर में बी 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. तो ग्राफ्स की यहाँ पर अभी 4 टाइप्स उन्होंने दी हुई है. देयर में बी 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. फर्स्ट इज सर्कल ग्राफ. तो सर्कल ग्राफ, ये जो सर्कल ग्राफ होता है, आर यूज टू शो हाउ वेरियस सेक्टर्स आर इन द होल. तो एक सर्कल में वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. सर्कल ग्राफ्स आर समटाइम कॉल्ड एज पाई चार्ट्स. तो सर्कल ग्राफ्स ही पाई चार्ट्स कहलाते हैं. तो पाई चार्ट्स बेसिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर देता है इन अ होल के भाई वो किस तरह से क्या कंटेन कर रहा है. सर्कल ग्राफ्स यूजुअली गिव्स द पर्सन circle graphs usually give the percent that each sector receive. In such representation, the total quantity in question is distributed over a total angle of 360. तो नॉर्मली जो 360 एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 एंगल का होता है. तो 360 एंगल में कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स कितना कैरी कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन उसने अवेलेबल कर दी है, तो वहां पर वो पार्ट कितना कैरी कर रहा है, दैट इज गिवन इन अ सर्कल ग्राफ. तो सर्कल ग्राफ बेसिकली जनरली वी टर्म्ड इट एज ए पाई चार्ट्स. हम उसको पाई चार्ट्स भी कहते हैं. तो सर्कल ग्राफ्स में मेनली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है. एक सर्कल ग्राफ दे, वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दे, एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. Second type of graph is line graph. Line graph are used to show how a quantity changes continuously. नॉर्मली आप स्टॉक एक्सचेंज वगैरह देखते होंगे तो उसमें जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वो यूज करते हैं, बार एंड लाइन दोनों साथ में भी होता है, या लाइन ग्राफ्स का जनरली वो यूज करते हैं. तो लाइन ग्राफ्स बेसिकली अप एंड डाउन मूवमेंट्स जो है वो प्रेजेंट करता है एक ग्राफ में. So if the line goes up, the quantity is increasing. If the line goes down, the quantity is decreasing. If the line is horizontal, the quantity is not changing. तो ये उसके कुछ ट्रेंड्स हैं कि इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड हम इन ग्राफ से स्टडी कर सकते हैं. अगर वो हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट है, तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं है. इस तरह की इंफॉर्मेशन हमको ये लाइन ग्राफ से अवेलेबल हो सकती है. यू कैन कंपेयर सेवरल कैटेगरीज बाय अ ग्राफ ऑफ cumulative type. तो क्यूमुलेटिव ग्राफ्स भी यहाँ पर होते हैं जिसमें लाइन एंड बार बोथ आर यूज्ड
जो इन्फॉर्मेशन है वो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल टाइप ऑफ ग्राफ्स जो होते हैं वो तो क्यूमुलेटिव ग्राफ, अभी आगे वन ऑफ द टाइप इज क्यूमुलेटिव ग्राफ इज देयर. Cumulative graph, you can compare several categories by graph of cumulative type. These are usually bar और line graph. अभी जैसा मैंने बताया कि line और bar graph दोनों इसमें यूज किए जाते हैं, where the height of the bar और line is divided up proportionally among the different quantities. तो यहाँ पर अलग अलग तरह से ये line और bar graphs का यूज यहाँ पर मेनली किया जाता है. बार ग्राफ जो होते हैं नॉर्मली जो बार्स हम जनरली बनाते हैं ग्राफ्स में, तो गिवन क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड बाय द हाइट और लेंथ ऑफ अ बार ग्राफ. तो हाइट और लेंथ के हिसाब से हम वो क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं इन अ बार ग्राफ. ए बार ग्राफ कैन बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. तो बार ग्राफ में वर्टिकल बार ग्राफ्स भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स भी होते हैं. तो इस तरह से ये बार ग्राफ्स के बारे में. यू कैन कंपेयर डिफरेंट क्वांटिटीज और द सेम क्वांटिटी एट डिफरेंट टाइम. तो अलग अलग क्वांटिटीज को आप एक टाइम में कंपेयर कर सकते हो या सेम क्वांटिटी को आप डिफरेंट टाइम में कंपेयर कर सकते हो. तो इन अ बार ग्राफ द डेटा इज डिस्क्रीट. तो डिस्क्रीट डेटा को जनरली वो बार ग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है. नॉर्मली जो फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन है इस डेटा इंटरप्रिटेशन में, नॉर्मली तो अभी तो मैंने बताया कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड तो आपको ऑब्जर्वेशन से ही करना पड़ेगा कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है डिक्रीजिंग ट्रेंड है. कौन सा स्पेसिफाइड क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि उस क्वेश्चन में आपको वो अटेम्प्ट करना है. बट यहाँ पर फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन में जो है सबसे पहले एवरेज, अगर आपको किसी चीज का कैलकुलेट करना है तो एवरेज का ये फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. तो जहां पर भी आपको एवरेज किसी चीज का निकालना होगा तो इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे. परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. परसेंटेज चेंज में, अभी परसेंटेज में आपके कुछ कैलकुलेशंस, अगर मैं आपको बहुत इजी वे में अभी यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस लेकर आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना, सिंपल परसेंटेजेस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो मैं कुछ वेज आपको बताऊंगा. ओरली आप अगर क्योंकि वहां पर तो हमको कैलकुलेशन ओरली ही करना होता है, तो ओरल कैलकुलेशन परसेंटेज के हम कैसे कर सकते हैं उसका एक सिंपल मेथड मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ. बट अगर आपको फॉर्मूले का यूज कर ही परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है, देन फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू multiplied by 100. परसेंट will be in 100, cent means 100. That's why परसेंटेज में ये जो परसेंट का फॉर्मूला है इसमें multiplied by anything, if you multiply by 100 then it will give you percent, simple. So ये जो है ये परसेंटेज आप इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ पर मेरे पास एक मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन बेस प्रॉब्लम लिया हुआ है. इसको यहाँ पर पहले हम स्टडी करते हैं कि कैसे एक टेबल को कैसे रीड करना, एक ग्राफ को कैसे रीड करना, एंड देन वी विल टॉक अनदर थिंग्स. फिर हम दूसरी कई बातों को आगे, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लूंगा. पहले एक बार एक दो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके सामने और उसको मैं अटेम्प्ट कर बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो. तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ है. ये जो पीपीटीज है, ये जो पीडीएफ्स है, अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं ग्रुप पर शेयर करूंगा. एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस पहले हम लेंगे. एक तो टेबल वाला क्वेश्चन लेंगे, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन लेंगे, उसको स्टडी करेंगे और फिर उससे कुछ कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन अभी यहाँ पर जो दिया हुआ है इसने डायरेक्शंस क्वेश्चन 1 to 5. अभी यहाँ पर नीचे जनरली ये जो टेबल और ग्राफ होते हैं इसके 5 क्वेश्चंस होते हैं. 5 क्वेश्चंस जनरली वो ग्राफ और टेबल पर देता है. मींस जनरली ये 5 मार्क्स कैरी करता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन. तो यहाँ पर अभी जो उसने दिया हुआ है डायरेक्शंस क्वेश्चन 1 to 5, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. तो यहाँ पर उसने दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय 6 मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ इंडिया इन मिलियन टन्स. तो यहाँ पर ये मिलियन टन्स में दिया हुआ है. शुगर का प्रोडक्शन दिया हुआ है, 6 मेजर प्रोडक्शन यूनिट दिए हुए हैं. तो अभी यहाँ पर ये जो 6 मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए हैं, तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टली दिए हुए हैं. दैट विल बी ए बी सी डी ई एंड एफ. ये 5, 3 और 3, 6 ये प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए हैं. मंथ्स दिए हुए हैं कि किस मंथ में वो प्रोडक्शन यूनिट कितना रहा. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ऐसे 2 और 2 5 महीने दिए हुए हैं. अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, इस तरह से ये 5 महीने दिए हुए हैं. जिसमें ये टेबल यहाँ पर उसने प्रेजेंट किया हुआ है जिसमें कुछ क्वांटिटीज है. अभी यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ये कॉमन हमने इसको स्टडी कर लिया, बहुत सारे नंबर्स इसमें दिए हुए हैं, बहुत सारे नंबर्स को हमको स्टडी नहीं करना है. फर्स्ट नाउ जब हमको ये क्लियर हो गया कि भाई ये शुगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शुगर के 6 यूनिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 महीने का डेटा अवेलेबल है, ये इतना हमने एक जनरल कंक्लूजन इससे ड्रॉ किया. अब ये जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन फिर हमको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है ये हम उसको स्टडी करेंगे.
अब यहाँ पर एक कॉमन चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी किया कि विच मंथ द यूनिट बी हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेट 15% इन टोटल शुगर प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन रीड करने के बाद मुझको सपोज ये परसेंटेज कैलकुलेशन का थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस क्वेश्चन, इसमें मैं अपना टाइम ना वेस्ट कर कर इंस्टेड ऑफ, अभी मुझको लग रहा है कि भाई मुझको अभी ये परसेंटेज कैलकुलेट करना, 15% कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है, या अभी यहाँ पर जैसे उसने बोला है कि इन विच मंथ, अभी कौन से महीने में, जैसे अभी अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, 5 महीने दिए हुए हैं, 5 में से यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पर 5 महीने की डेटा अवेलेबल है, बट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स में उसने 4 ही महीने दिए हैं, तो हमको असेस तो इन 4 महीनों को ही करना है। तो अभी यहाँ पर अगस्त जून जुलाई एंड अप्रैल, अब यहाँ पर मई नहीं दिया हुआ है, तो आपको मई मंथ का ये डेटा तो छोड़ ही देना है इस क्वेश्चन के लिए, पहली चीज आपको ये समझनी है इसमें। तो ये जो कुछ बातें हैं ना, ये बातें आपको, ये जनरल चीजें हैं, ये आपको कैसा है कि भाई दिस इज नथिंग बट कॉमन सेंस बेसिकली। अभी यहाँ पर 5 महीने तो दिए ही नहीं है, तो मई महीने का तो डेटा हमारे लिए ऐसे भी कोई काम का नहीं है। अब हमको जो कैलकुलेशंस करने हैं वो अप्रैल का करना है, जून का करना है, जुलाई का करना है और अगस्त का करना है। अप्रैल, जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 4 महीनों का कैलकुलेशन करना है। और क्या कहा है उसने, इन विच मंथ द बी, अभी सिर्फ बी के ही बारे में बात है, अभी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है सिर्फ बी के बारे में बात दी है। इन विच मंथ द यूनिट बी हैज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेट 15% इन टोटल शुगर प्रोडक्शन। इन चारों महीनों के रिजल्ट में किस महीने में बी का प्रोडक्शन 15% से, उस महीने के 15% से ज्यादा है। तो अब वो मे बी अप्रैल का हो सकता है, वो मे बी जून का हो सकता है, वो मे बी जुलाई का हो सकता है, वो मे बी अगस्त का हो सकता है। मेरा बताने का पर्पस अभी यहाँ पर ये है कि अभी मुझको लग रहा है कि मेरे को ये परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं जमेगा, या मुझको परसेंटेज कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ पड़ेगा। टाइम मत वेस्ट करो, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर अभी ये परसेंटेज कैलकुलेट करना, कैसे परसेंटेज करूंगा, अभी टोटल करने में मुझको टाइम जाएगा। इंस्टेड ऑफ जो इजी इजी क्वेश्चन है ना, इसमें क्या होगा मालूम है, आप अगर नहीं कर पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आपके दूसरे जो इजी क्वेश्चन है उसके आगे के वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो बेटर वे ये है कि एक बार आप क्वेश्चन पूरे रीड कर लो, जिसमें से जो इजी क्वेश्चन है पहले उनको मार्क कर लो, एंड देन गो फॉर टफ क्वेश्चंस। तो ये एक जनरल आप, ये जो फर्स्ट पेपर का जो पार्ट है ना, इस फर्स्ट पेपर में ये टेक्टिक्स आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो, जहां पर आप जनरलिटीज पे ज्यादा जाओ, जो आपको इजी लगता है पहले आप उसको अटेम्प्ट करो, जिससे आपका, आपकी दो बातें होगी, एक तो आपका वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि भाई इतने क्वेश्चंस मेरे अटेम्प्ट हो चुके हैं, एंड देन गो फॉर टफ क्वेश्चंस। तो अभी जैसे मैं सपोज ये फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ बट अभी मैंने इसको छोड़ दिया है। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट शोज कंटिन्यूअस इंक्रीज। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर ओवर मंथ्स। तो इसमें से ये चार हमको कंपेयर, फिर यहाँ पर बात वही है कि 6 दिए हुए हैं बट हमको यहाँ पर 4 ही में से कोई कंपैरिजन करना है, तो ए बी सी और डी। तो ए बी सी और डी, इन्हीं 4 को हमको स्टडी करना है, ई और एफ को हमको ऐसे भी छोड़ देना है, सिंपल सी बात। अब ए बी सी डी में से हमको कंपैरिजन करना है कि कौन सा इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो ये 10, 18, 20, 26 और 27 ये इंक्रीजिंग है, बट बी में 80, 79 डिक्रीज हो गया, नहीं चलेगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड चाहिए हमको। देन नेक्स्ट जो है ये मंथ, इस तरह से हमको स्टडी करना है। तो 69, 77 इंक्रीजिंग है, 88 इंक्रीजिंग है, 87 इंक्रीजिंग, बट ये 85 डिक्रीज हो गया, तो ये भी नहीं चलेगा। देन 137, 62, 37, 62, 73 इंक्रीजिंग है, 80 इंक्रीजिंग है, बट फिर ये डिक्रीज हो गया, तो ए जो है यही इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, देन ए विल द राइट आंसर। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो है दैट विल बी ए, तो ए इसका राइट आंसर है। इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। थर्ड जो क्वेश्चन है, इन दिस केस, इन द केस ऑफ यूनिट ई, अभी यहां पर हमको फोकस करना है सिर्फ यूनिट ई को। नाउ यूनिट ई के बारे में क्या कहा है, इन द केस ऑफ यूनिट ई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मंथ द प्रोडक्शन ऑफ जुलाई वाज इक्वल। ई के यूनिट में कौन से मंथ में जुलाई का प्रोडक्शन इक्वल है। In case of unit E, in which of the following pair of month the production of sugar was equal? तो अप्रैल और जून, ई के केस में अप्रैल और जून नहीं है। इक्वल प्रोडक्शन वाले जो दिख रहे हैं अप्रैल और मई दिख रहे हैं। अभी यहाँ पर आगे फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों इक्वल प्रोडक्शन वाले दिख रहे हैं, अप्रैल और मई। यहाँ पर ई में पहले ही दोनों इक्वल वाले हैं, तो अप्रैल में आंसर सर्च करते हैं, देन अप्रैल एंड मई, डी विल बी द राइट आंसर, लाइक दिस। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, आप हर महीने का असेस करते मत बैठो, सिर्फ चेक करो कि क्या पूछा है उसने, तो इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मंथ ऑफ जून, नाउ वी हैव टू फोकस ओनली ऑन जून, तो ये जून मंथ पर हमको फोकस करना है, ये जून मंथ है। नाउ जून के बारे में क्या कहा उसने और क्या क्वेश्चन है, तो इन द मंथ ऑफ जून हाउ मेनी यूनिट्स हैव अ शेयर ऑफ मोर देन 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर। तो in the month of June, how many units have a share of more than 25% of total production of sugar? तो यहां पर अभी उसने दिया है 1, 3, 2 एंड 4, तो कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन उसने कहा है कि कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन। अभी देखो यहाँ पर अभी दो कैलकुलेशन 25%, अभी यहाँ पर 25% फिर उसने दिया हुआ है, दो कैलकुलेशन आपके परसेंटेज बेस हो गए, और मैंने कहा कि आपको मैं परसेंटेज का बहुत इजी मेथड मैं बताऊंगा। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको परसेंटेज का एक इजी वे बताता हूँ, 25% कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर उसका क्या कहना है, द मंथ ऑफ जून हाउ मेनी यूनिट्स हैव अ शेयर ऑफ मोर देन 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर। तो जून मंथ का टोटल प्रोडक्शन जो है, जून मंथ का टोटल प्रोडक्शन जो है वो है, अभी आपको इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। देखो ये जो एडिशन का काम है, इस कैलकुलेशन में भी आपको एडिशन करनी है। यहाँ पर भी अभी इसने ये बोला है कि बी यूनिट इन विच मंथ द यूनिट बी हैज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेट 15%, यहाँ पर कहा कि 15% तक वाला कितना है, और यहाँ पर अभी उसने कहा है कि 25% in the month of June, how many units have share of more than 25% of total production। तो total production हमको चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमको जून महीने के ये टोटल प्रोडक्शन की एडिशन करनी पड़ेगी, और ये जून महीने का टोटल प्रोडक्शन की एडिशन, जून महीने का टोटल प्रोडक्शन की एडिशन जो है वो हमको फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए भी काम में आने वाली है। तो अभी यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इसकी एडिशन करते हैं। तो जून मंथ की टोटल क्वेश्चन इसकी एडिशन जो है, ये फोर्थ क्वेश्चन प्रोडक्शन ऑन जून, तो ये 320 प्लस 160 प्लस 188 प्लस 173 प्लस 135 प्लस 130 विल बी इक्वल टू 1106। सो 1106 ये टोटल यूनिट है। नाउ 20% ऑफ 1106 विल बी 276.5 यूनिट्स। तो 276.5 यूनिट्स ये इसका यूनिट आया, ये 25% आया है। अब उसका कहना है कि 25%, यहां पर उसका कहना है कि इन द मंथ ऑफ जून हाउ मेनी यूनिट्स हैव शेयर ऑफ मोर देन 25%। यानी अब हमको ये देखना है कि ये जो कैलकुलेशन हमने किया हुआ है 276 से ज्यादा कौन कौन से हैं, तो 276 से ज्यादा कितने हैं ये मेनली हमको चेक करने हैं। मंथ जून में 276 से ज्यादा सिर्फ एक ही है, दैट विल बी 320। तो 276 से ज्यादा सिर्फ एक ही यूनिट है 320, बाकी सब 276 से कम है, तो जून विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर ये जो जून है वन विल बी द राइट आंसर, एक ही है सिर्फ, वो जो टोटल यूनिट है उससे ज्यादा वाले, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और चीज मैंने अभी आपको बताया कि भाई परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना। तो इजी वे ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशन, देखो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। एक चीज आप ये याद रखो कि ऑन एन एवरेज आप टोटल में इसको कंपेयर अगर करते हो, तो मैंने इसकी टोटल जो आई है वो 1106 आई है। 6 रुपया ऊपर का छोड़ देते हैं, 6 यूनिट ऊपर का छोड़ देते हैं, 1100 ये टोटल है, बराबर ना। मैं जो मेथड आपको समझाना चाहता हूं उसको आप समझने की कोशिश करिए, अगर नहीं समझे तो प्लीज मुझे रोकिए और मैं आपको फिर से रिपीट कर कर बताता हूं। परसेंटेज ओरली कैसे कैलकुलेट करना वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये कैलकुलेशन आप फॉर्मूला का अप्लाई कर कर भी कर चेक कर सकते हो, बहुत आसानी से आप इसको कर पाओगे। मैंने क्या किया कि 1106 यूनिट, 1106 जो अमाउंट था मैंने उसमें से 6 छोड़ दिए, 1100 को, क्योंकि हमको अप्रोक्सीमेट में डील करना है, बहुत एक्यूरेट यूनिट्स तक हमको अभी काम नहीं करना है। तो 1100 अगर मेरे पास वैल्यू है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो 1100 अमाउंट है, या ये जो 1100 यूनिट है, ये जो 1100 है, इट विल बी इक्वल टू 100%। ये इक्वल टू 100% है, ये अब आप याद रखो। अब अगर 1100 100% है, तो 1100 का हाफ, 1100 का हाफ विल बी 550, 550 विल बी 50%। आधा किया मैंने, 1100 अगर मैं 100% बोल रहा हूं, एनी डैम फिगर, एनी डैम नंबर विल बी 100%, वो 100% होती है। परसेंटेज में अगर मैं कहूं तो कोई भी नंबर वो 100% होता है, फिर आप उस पर से कितने भी परसेंटेज निकाल सकते हो। और मैं परसेंट निकालने का बहुत आसान तरीका, परसेंट निकालने का बहुत ईजी वे आपको समझा रहा हूं। तो 1100 मैंने वैल्यू ली, 1100 का 100% अगर मैं कहूं कि 1100 100% है, देन 50% विल बी 550, 550 रुपए 50% उसका होगा, बराबर ना। हाफ किया मैंने, 1100 का हाफ विल बी 50%, 550 हो गया। 500 का आधा 250, 50 का आधा 25, देन 250 प्लस 25 विल बी 275। तो अप्रोक्सीमेट 275, 275 जो है वो 25% आ गया। देखिए आप 276 में सिर्फ 6 रुपए को अब आप 4 में डिवाइड कर लो, इट विल बी 1.5। तो 6 को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हो, 6 रुपया 100%,
सेम वैसा ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 6 रुपया 100%, 3 रुपया 50%, 1.5 रुपया 25%, तो 275 प्लस 1.5 विल बी, यही आंसर आया ना आपका 276.5, तो ये 276.5 विल बी 25%। आप इसको ओरल कैलकुलेट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला जीरो। हाँ हेलो, हाँ सर, समझ में आया, बेहतरीन। यस। तो ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज का कैलकुलेशन है, इस तरह से आप इजीली परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ मैंने आपको 25% कैलकुलेट करना बताया। अब अगर आपको इसका 10% कैलकुलेट करना है, सपोज 1100 वैल्यू है और उसका अगर मुझको 10% कैलकुलेट करना है, तो 1100 का 10% कैलकुलेट करने के लिए जस्ट कट 1 जीरो, एक जीरो आप उसमें से कट कर दो, तो 110 विल बी 10%। अगर आपको 1100 का 1% कैलकुलेट करना है, देखो ये जो 1%, 1% एंड 10%, 25%, ये जो बता रहा हूं ना, ये कॉमन परसेंटेज है, इससे आप कोई भी परसेंटेज बना सकते हो। 10 को हाफ कर दो 5 हो जाएगा, 10 को हाफ कर दिया 5 हो जाएगा, 10 प्लस 5 कर देंगे 15 हो जाएगा। ऊपर हमको कैलकुलेशन में 15% कैलकुलेट करना है हर एक का, तो 15% आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, 10% प्लस 5%। तो ये कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हो इंस्टेड ऑफ, अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का अप्लाई कर कर अगर आप करना चाहते हो, उसमें अगर आपकी मास्टरी, अगर आप उसमें फास्ट कर सकते हो डेफिनेटली, बट अगर आप ओरल कैलकुलेशन करना चाहते हो तो ये दिस इज वन ऑफ द वे, आप इस तरह से भी ये ओरल कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो यहाँ पर यही सबसे मेन चीज है कि आप कैलकुलेशन को कितना फास्ट इजीली आप कर सकते हो, इसी की आपको मेनली प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये 25% मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करना बताया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन शुगर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट बी इन जून वाज कंपेयर टू अप्रैल। तो जून और अप्रैल को कंपेयर करना है बी के प्रोडक्शन में, तो जून और अप्रैल टोटल प्रोडक्शन चाहिए हमको इन दोनों मंथ्स का, एंड देन फिर वो परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। परसेंटेज कैलकुलेशन का एक बहुत आसान तरीका भी यहाँ पर मैंने बताया। तो यूनिट बी का जो प्रोडक्शन है जून में 160 प्रोडक्शन है, इन यूनिट बी द प्रोडक्शन इन जून इज 160, द प्रोडक्शन इन अप्रैल इज 180, डिक्रीज इन परसेंटेज डेफिनेटली, तो 160 से 180 हुआ है, ये डिक्रीज इन परसेंटेज है। तो ये जो परसेंटेज में चेंज हुआ है 180 से 160, ये जो परसेंटेज में चेंज हुआ है, ये चेंज इन परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट चेंज इन परसेंटेज विल बी 11.11, दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 10%। मैंने अभी यहाँ पर बताया कि अप्रोक्सीमेट में ही हमको काम करना है, देन अप्रोक्सीमेट, अभी यहाँ पर मैं 160 का 10% कैलकुलेट करूं तो इट विल बी 16, और 160 और 180 में सिर्फ 4 रुपए का फर्क पड़ रहा है, अगर मैं 160 में 16 और ऐड करूं तो, सो अप्रोक्सीमेट इट विल बी, जो चेंज आया है वो 10% का चेंज है। तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट में ही उन्होंने पूछा हुआ है, तो 10 विल बी द राइट आंसर। इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें 15% कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पर हर महीने का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर महीने की टोटल करनी पड़ेगी, टोटल का 15% कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा ये 15% हर महीने का, वो 4 महीनों के 15% कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और वो 4 महीनों के 15% कैलकुलेट करने के बाद फिर देन आप इसमें से कौन सा मंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15% के इक्वल है, वो फिर आप इससे डिसाइड कर पाओगे। तो इस तरह से ये जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ये जो डीआई के जो प्रॉब्लम्स है ये आप सॉल्व कर सकते हो। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी यहाँ पर अभी एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, तो लाइन ग्राफ में भी यहाँ पर ये प्राइसेस इन रुपीज दिया हुआ है मंथ, तो इसको सबसे पहले आपको ओवरऑल आपको स्टडी करना है। ये जो है वो ये लाइन बता रही है, जबकि यहाँ दोनों लाइन में थोड़ा डिफरेंस है, एक सर्कल वाली डॉट्स है और एक जो है वो स्क्वायर वाले डॉट्स है, तो इसमें यहाँ पर आपको ये पहले कंपैरिजन कर लेना पड़ेगा, ये देख लेना पड़ेगा, एंड देन आप इसमें से ये जो क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप मैंने काफी टाइम अभी ले लिया है और मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। इससे रिलेटेड आपके अगर कुछ क्वेरीज हो, कुछ डाउट्स हो, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए अब रेडी हूँ। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ और अप्रोक्सीमेट मेरे पास 30 क्वेश्चंस का एक और पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी प्लस प्रेजेंटेशन भी डेफिनेटली मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। सो आई होप आज का ये जो प्रेजेंटेशन था, आज का ये जो लेक्चर था, ये आपके लिए डेफिनेटली एक्सक्यूज एक, मी सर, जी जी, जो अभी समझा है ना आपने, हाँ, वो डिक्रीज इन प्रोडक्शन, वो नहीं समझा मुझे। डिक्रीज, ये फर्स्ट वाला, ये वाला लास्ट क्वेश्चन 15 वाला, फिफ्थ वाला, जस्ट अ मिनट लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। वही 16% निकलना था ना, तो 10 आया ना, तो वो मेरे को भी नहीं समझ में आया। एक 2 मिनट में बताता हूँ।
ये लास्ट क्वेश्चन जो था, what was the approximate percentage decrease in sugar production of unit B in June as compared to April? बराबर, यही वाला. हेलो, दिस क्वेश्चन. यस सर, यस सर। अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, तो उसमें यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज. डिक्रीज इन परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है. तो डिक्रीज इन परसेंटेज में यहाँ पर अभी ये जो कैलकुलेशन है, उसने कहा है कि बी का कितना परसेंट डिक्रीज हुआ जून में, अगर हम उसको अप्रैल से कंपेयर करते हैं तो अभी यहाँ पर ये बी पहले तो हम देखते हैं, ये बी वाला जो कॉलम है ये पहले हम यहाँ पर देखते हैं. बी के कॉलम में अप्रैल का जो प्रोडक्शन था वो 180 था, जबकि जून का जो प्रोडक्शन है वो 160 है. ये दो वैल्यूज को हमको कंपेयर करना है. ये क्लियर पहले? यस सर, यस सर। यस. अब हमको क्या करना है, हमको चेंज देखना है कि भाई 180 का 160 अगर वो हो गया, तो 180 का 10% विल बी 180 का 10% विल बी 18. अभी जैसा मैंने कैलकुलेशन कर बताया. यस सर, 18 बराबर. होता है, ये तो 160 180 का 10% विल बी 18. बराबर ना. अब ये 180 का 10% विल बी 18. 10% तो ये हो गया. बच रहा है 180 और 160 में 20 का डिफरेंस है. डिफरेंस कितने का है? 20 का. अब अगर आप 20 को कंपेयर करते हो, 20 डिवाइडेड बाय, जैसे अभी यहाँ पर उसने कैलकुलेशन कर बताया है, 20 डिवाइडेड बाय, क्योंकि चेंज कितना है, 20 का चेंज है, 20 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो द कैलकुलेशन विल बी 11.11, क्योंकि वो कंप्लीट 10% नहीं है ना. नहीं। तो ये 11.11 आंसर जो आया, ये क्लियर आपको? हाँ हाँ। अब ये 11.11 तो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ ही नहीं है. नहीं। हाँ। तो अब इसका जो नियर बाय परसेंटेज है दैट विल बी 10. नियरेस्ट अभी इसका कौन सा परसेंटेज है? 10. तो अप्रोक्सीमेट में ये बोल सकता हूँ ना कि भाई 10% है. और यहाँ पर उसने वही कंपेयर. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने लीव किया वो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी यहाँ पर परसेंटेजेस में वही चेंजेस. इन विच मंथ द बी हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेट 15% इन द टोटल शुगर प्रोडक्शन. अभी इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ये चारों महीने के प्रोडक्शन की एडिशन करनी पड़ेगी. ये देखो यहाँ पर उसने एडिशन किया हुआ है, तो ये चारों महीने का प्रोडक्शन उसने टोटल किया हुआ है. दैट विल बी 1056 इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अप्रैल. देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ अप्रैल 1056 का 15% विल बी 158. ये आया. सेम इसी तरह से जून का कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये आंसर है 165. उसके बाद उसने जुलाई का कैलकुलेट किया, टोटल विल बी 1136. तो इसका जो आया परसेंटेज ये 170 है ना. और इसका जो टोटल 15% आया, दिस विल बी 167, है ना. तो ये 166.95 166.95 ये इसका आंसर आया है. कौन से मंथ का? अगस्त मंथ का. 166.95 ही यहाँ पर नियर बाय परसेंटेजेस है. यहाँ पर ये जो परसेंटेज उसने दिया हुआ है कौन से मंथ का है? ये जुलाई मंथ का है. तो ये जुलाई मंथ का जो प्रोडक्शन है इसमें 15% वाला जो है बी का, ये बी का पूछा था उसने, तो 15 पर दूसरे और कोई मंथ का इतना नियर बाय नहीं आया, 15% नहीं आया. सिर्फ ये जुलाई मंथ का आया है. दैट्स वाई ये जो जुलाई का 167 है, दिस विल बी, तो ये जुलाई मंथ जो है ये मेनली इसका आंसर है. 15% विल बी इन द मंथ ऑफ जुलाई, which is the approximate nearby of production of another month. दूसरे मंथ्स के प्रोडक्शन किसी के भी नियर बाय नहीं है. 15% किसी के भी नहीं है. मोर देन 15%, या अभी यहाँ पर जैसे अभी हम कंपेयर करते हैं अप्रैल मंथ का, तो अप्रैल का 135, ये 158 आ रहा है, जबकि अप्रैल का बी का 158 बहुत दूर है. देखो ना यहाँ पर ये 15% के अप्रोक्स है क्या? नहीं है. जस्ट लाइक दैट ये जुलाई मंथ का जो है ये 167 इसका आंसर आया है. ठीक है. Thank you, sir. Okay, welcome. Any other questions to the students, participants? Does any have any questions? सर अगर सवाल दिए तो उसके ही चार क्वेश्चन देते सर, ऊपर सवाल देके. जी 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 जी, वो जो टेबल आपको अवेलेबल होगा, वो जो चार्ट आपको अवेलेबल होगा, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे. उसी को आपको स्टडी करना है और कुछ नहीं करना है. उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होते हैं और वो आपको अटेम्प्ट करना है. थैंक यू सो मच, सच अ ग्रेट सर. आपकी क्लास में मुझे बहुत खुशी नसीब महसूस हो रही सर. थैंक्स. जज़ाकल्लाहु खैर सर. थैंक यू.
जज़ाकल्लाह खैर सर। थैंक अल्लाह यू, आपकी थैंक यू। उम्र में, आपकी सेहत में, आमीन, आपके आमीन, इल्म में बरकतें आमीन, अता आमीन, फरमाए। आमीन। सर जो अनाउंस कर रहे हैं ना, जो मतलब जो एंकरिंग कर रहे हैं ना, वो सर के लिए भी बहुत दुआएं करें सर। हम लोग दूसरे दूसरे स्टेट से हैं, लेकिन क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, बहुत खुशनसीबी महसूस हो रही सर। नहीं, मेनली हमारा पर्पस ही यही था कि इस क्लास को तमामी लोगों तक पहुंचाया जाए। जनरली कैसा है कि भाई जो इसको बहुत सारी दूसरे यानी लैंग्वेजेस में क्लास होती है, तो इंग्लिश उर्दू मेनली हम इसीलिए इसका यानी हमने जो इनॉग्रल किया वो इसीलिए किया कि भाई आसानी से इन मीडियम वालों को भी इसका बेनिफिट हो। सर प्लीज ग्रुप की लिंक शेयर करिए ना। रहीम सर, आप ग्रुप में नहीं हो, व्हाट्सएप हाँ ग्रुप में नहीं हो? हाँ न्यू। सर मैं भी नहीं हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। तो हम सब नहीं हैं सर। ओके, तो रहीम सर, We will join these students in WhatsApp group. We will soon join this students. एक हेलो, I am sending the link, sir. यस 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 अब्दुल्ला, मैसेज में अगर लिंक कॉपी कर दो अब्दुल्ला तो ज्यादा बेहतर। ये आपके चैट बॉक्स में देखिए, आपको लिंक प्रोवाइड की गई है। थैंक यू सर। मैसेज आप देखिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी इसकी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर सर सर। शाकिब सर, जी एक रिक्वेस्ट करनी थी सर। जी एग्जाम से पहले जैसे हम सब उर्दू मीडियम वाले हैं ना, तो हम लोग को यही प्रॉब्लम है ये फर्स्ट पेपर की, तो क्या आप और एक क्लास ले सकते हैं? श्योर श्योर बिल्कुल। जैसे हम लोग का ग्रुप है उसमें 250 बच्चे हैं हमारे, तो जी ये जी सबको फर्स्ट पेपर में 2-5 मार्क्स से हमेशा रह रहे, वो 3-3 साल से रह रहे, तो उर्दू में है ही नहीं, वो हिंदी में पेपर है और इंग्लिश में है, तो उर्दू वालों में ये फर्स्ट पेपर की वजह से पीछे रह रहे बच्चे। जी जी जी, जरूर जरूर, कोई ऐसा ही नहीं रहा तो हम लोग आगे जरूर उसको कंटिन्यू करेंगे। सर आप कंडक्ट करेंगे क्लास में तो इंशाल्लाह पास हो जाते सर लोग, यकीन है। और आप इंशाल्लाह क्लास इंशाल्लाह। लिए थे। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, हमारा मेनली इसके पीछे पर्पस यही है कि आप नेट सेट क्लियर करें। सर सर मेरा अरबी नाम और रियाज है सर। ज्यादा परेशानी इसलिए कि ज्यादा हार्ड सर हमारी जबान जी तो सर आसान मैं जबान तो दो आसानी होगी, अरबी और उर्दू वाले प्लीज एक रिक्वेस्ट है, एट अ टाइम एक ही अगर बोले तो हम उसको सुन पाएंगे। सर जी मेरा मुजीब, नाम जी रियाज, जी रियाज बोलिए। मैं 2 टाइम नेट क्वालिफाई हूँ सर, लेकिन ओके जीआरएफ के लिए पेपर 1 ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है सर। ओके मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से, ओके तो यही पेपर 1 का ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या है, पेपर 2 में तो अच्छे खासे मार्क्स आ जा रहे हैं, जी जी लेकिन जी, पेपर 1 की वजह से सर हमेशा पीछे रह जा रहा हूँ सर मैं। कोई इंशाल्लाह ये खास इंशाल्लाह कोई ये जो सजेशन सर मुझे? इंशाल्लाह ये जो अभी आप सेशंस अटेंड करोगे ना, जितने भी टीचर्स है वो सब क्वालिफाइड है, और आपको ओवरऑल यानी सिर्फ ये आज डीआई का या सिर्फ रिसर्च का नहीं, अगले भी जितने भी लेक्चर्स है वो डेफिनेटली सब टीचर्स ने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, और उनका यही मेनली पीछे पर्पस है कि भाई जो है कंटेंट वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाना। नेट एक बहुत बड़ी चीज है, नेट पर आपको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये जो प्रेजेंटेशन रेडी किया, ये नेट से ही मैंने प्रेजेंटेशन रेडी किया, तो आप नेट अगर प्रॉपरली सर्च करते हो तो बहुत सारा मटेरियल आपको उससे अवेलेबल हो सकता है, और हमारे पास जो भी मटेरियल है डेफिनेटली हम शेयर करेंगे। जी शुक्रिया सर। ओवरऑल सेशंस आप अटेंड करिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जी सर शुक्रिया सर। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी सेशंस होंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी सेशंस होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आगे है सेशंस है उसमें, वो आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ब्राउचर पूरा दिया हुआ है, ग्रुप आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। जी सर शुक्रिया सर। ओके, Now we will end up the question answer session. I am really thankful to Dr. Shakib Ahmed sir for a wonderful session. The participants have asked their questions. This is the proof of this successful session today. I am really thankful to the participants also who have listened this lecture carefully and asked their doubts regarding data interpretation. Sir has given his lecture very well. He has also given us the tricks how to solve the tables, graphs, and
mainly what to read, how to read that question and how to solve that question, what to read, what not to read, which questions to be solved and which questions not to be solved. These the presence of mind is very important while solving this paper 1. So all this guidance which is given by our today's speaker will really helpful for the participants to qualify the first paper. So tomorrow we have the third session on communication. Professor Zarin Nath ma'am will deliver her lecture on communication. So today our second session has ended here. I announce that today's second session has ended. Thank you so much.